स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 के लिए मिले हैं। लेक्चर नंबर 3 इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात की थी कि क्या होता है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने निकालने तो सीख ली कि वो 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, लेकिन उसका क्या मतलब है आज पहली बात तो हम ये समझने वाले हैं। और हाइब्रिडाइजेशन से शेप कैसे पता लगाते हैं फिर हम लोग ये भी सीखेंगे, जो कि आज की पूरी क्लास का काम है हमारा, ठीक है ना। यानी आज की पूरी क्लास हमारी शेप पे जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज अगर हम लोग बात करें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हम एक मॉलिक्यूल की शेप कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो जो हाइब्रिडाइजेशन आई थी उनको हम एक तरफ लिखेंगे और उनका मतलब क्या होगा, उस शेप का नाम क्या होगा वो हम लिखेंगे, और फिर हम लोग एक एक करके उनके एग्जाम्पल करते चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन 2 आई थी तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन 3 आई थी, 4 आई थी, 5 आई थी या 6 आई थी। अब कुछ सवाल हमारे मन में उठे होंगे, ओहो सॉरी, कुछ सवाल हमारे मन में उठते हैं कि भाई क्या हाइब्रिडाइजेशन 6 से ज़्यादा नहीं आ सकती। आंसर है, देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आंसर इज़ नो। और 2 से कम नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, वो आप आज समझ जाओगे। पहली बात तो अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन 2 आई है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि उसके पास एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, और ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखे होंगे। यानी अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन 2 आई है तो इसका मतलब है 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रखे हैं, एक s और एक p। तो इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, इसे कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन 3 आई है तो इसका मतलब है एक s के ऊपर 2 p चढ़े हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, बिकॉज s तो एक ही होता है। ऐसे अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन 4 आई तो वो हो जाएगा sp3, क्योंकि एक s के ऊपर 3 p चढ़ जाएंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल्स होंगे, और p लेकिन 3 ही होते हैं। अब कमाल की बात क्या है, अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन 5 आती है तो इसका मतलब है एक s के ऊपर 3 p होंगे लेकिन एक डी होगा, बिकॉज पी जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 ही होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने हैं तो एक एस होगा, 3 पी होंगे और एक डी हो जाएगा। और अगर ऐसे किसी की हाइब्रिडाइजेशन 6 आती है तो वो हो जाएगा एस पी 3D2, यानी एक हो जाएगा एस, 3 हो जाएंगे पी और 2 हो जाएंगे डी ऑर्बिटल, यानी टोटल 6 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होंगे। अब कॉमन सेंस कहती है इन सबकी शेप सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक एस के ऊपर एक पी ओवरलैप होगा तो अलग प्रकार से शेप बनेगी, एक एस के ऊपर 2 पी ओवरलैप होंगे तो अलग प्रकार से शेप बनेगी। ऐसे ही एक एस के ऊपर 3 पी और 2 डी ओवरलैप होंगे तो अलग प्रकार से शेप बनेगी। अब वो शेप क्या होगी, अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन एस पी आती है तो शेप का नाम होगा लीनियर। अब ये लीनियर शेप कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ करेंगे, सबके एक एक दो एग्जाम्पल हम लोग आज करने वाले हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई तो शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर, शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे अगर sp3 आई तो शेप का नाम होगा टेट्राहेड्रल, और ऐसे अगर sp3d आई तो शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ऐसे ही अगर sp3d2 आई तो शेप का नाम होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसके 2 नाम होते हैं, इसको कई किताबें स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलती हैं, इवन मैं भी। और इसका नाम ऑक्टाहेड्रल भी है। इसका नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी है और इसका नाम ऑक्टाहेड्रल भी, यानी ये तो हुए शेप के नाम। अब इनमें से हो सकता है आप एक भी शेप बनाना ना जानते हो, क्योंकि नाम से थोड़ी ना शेप बनानी आ जाएगी, अभी तो हम नाम पढ़ रहे हैं।
अब एक एक करके जब हम इनके एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आप शेप बनाना भी सीख जाओगे। सबसे पहले अगर बात करें, मान लो CO2। अब CO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो मैं अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हर बार आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर ना कट जाए। तो हाफ V+M - C+ है। कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है तो 4 हो गए। मोनोवेलेंट एटम हमारे पास 0 है। कैटायन पे कोई चार्ज नहीं, एनायन पे कोई चार्ज नहीं, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब हम 2 को लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, हम 2 को लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी, इसकी शेप हो जाएगी लीनियर। अब लीनियर शेप बनाते कैसे हैं ये हमें समझना है। तो बीच में हमारा सेंट्रल एटम आएगा और आसपास इसके जो 2 एटम्स होंगे वो आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे ये इनकी वैलेंसी और वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 2-2 बॉन्ड बनाएंगे, तभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे और ऑक्सीजन के 2-2। तो ये जो शेप बन गई आप देख सकते हैं कि लीनियर शेप है। तो CO2 लीनियर शेप में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp यानी कि 2 आती है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दूं, लाइक BeCl2, इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो अगेन फॉर्मूला है हाफ V+M - C+ है। Be यानी कि बेरिलियम जो है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 हो गए। कैटायन पे मेरे पास कोई चार्ज नहीं, एनायन पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन मोनोवेलेंट मेरे पास 2 हैं। ये तो 0 ही लिख दिया ना, 2 और 2 4, 4 का आधा हो गया हमारे पास 2, और इसका मतलब है आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको अब ये निकालना आ गया, नहीं आया तो आपको पिछला लेक्चर देखना है। अभी ये हमने निकालना आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो लास्ट लेक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो मेरे पास आ जाएगी 2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर मैं शेप की बात करूं तो आगे लीनियर। अब अगर शेप लीनियर आ गई तो उसकी शेप बनेगी कैसे, बीच में आ जाएगा सेंट्रल एटम, इधर एक Cl और इधर एक Cl, यानी कि इस बार तो एक क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, वहाँ तो ऑक्सीजन था जो डबल बनाया, क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारे पास शेप हो जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, लाइक AlCl3। अब मैं अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ, एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवेलेंट 3, कैटायन और एनायन पे कोई चार्ज नहीं, 3 और 3 6, 6 का आधा 3, 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे शेप क्या रहती है, तो आंसर है शेप रहती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसे बनती है, तो बीच में आता है हमारा सेंट्रल एटम विच इज Cl, इसके आसपास वो विच इज Al, सॉरी, सेंट्रल एटम इज Al, एल्यूमिनियम बीच में आ जाएगा। आसपास हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन आ जाएंगे। आसपास हमारे पास 3 क्लोरीन आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। कूल है, आसपास हमारे पास 3 क्लोरीन आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब अगर मैं इसको, ये डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ बस शेप को डिफाइन करने के लिए है। ये डॉटेड लाइन बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्ड्स हमेशा सॉलिड लाइन होते हैं, सॉलिड लाइन। डॉटेड लाइन सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करती है एक शेप को, मतलब कि यार देखो अगर मैं डॉटेड लाइन नहीं बनाऊंगा तो भी वो शेप है, तो भी मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं डॉटेड नहीं बनाता तो भी मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। बस डॉटेड बनाने से एक ट्रायंगल शेप थोड़ी सी डिफाइन हो जाती है, और इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों, क्योंकि सब एक ही प्लेन में। यहाँ पे अगर Cl है तो इधर, सॉरी यहाँ पे AlCl, सॉरी, यहाँ पे अगर Al है तो इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है, सब एक ही प्लेन में, सब एक ही प्लेन में। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि एल्यूमिनियम है, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, तो ये एक प्लेनर शेप है, एक प्लेन में है, तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप ये कहलाई जाएगी AlCl3। ओके, आओ एक आध और एग्जांपल कर लें इसका, जैसे कि BF3। अब इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ तो B के पास 3 आ गए,
फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 3, कैटायन एनायन पे कोई चार्ज नहीं। इस हिसाब से बात करें तो ये आ गया हमारे पास 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हिसाब से शेप की अगर बात करें तो आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। शेप आ गई हमारे पास बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर आ गई तो बीच में आएगा हमारा सेंट्रल एटम, इधर आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन, इधर आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन, इधर आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन, और ये हमारे पास आ जाएंगे बच्चों BF3। खेल है, ओके कूल है। तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। तो अगर हमें sp मिले तो लीनियर है, sp2 मिले तो ट्राइगोनल प्लेनर है। ऐसे ही अगर हमें मिले अब टेट्राहेड्रल, और ये सबसे स्टेबल शेप्स में से एक होती है। जब आप इसके बारे में देखो, अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक वाले बिहेवियर तो नहीं पढ़ने वाले हो। मतलब आप यहाँ पे ये रीज़न नहीं पढ़ोगे कि वाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल शेप्स वी हैव। अगर आप नोटिस करो तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसका कारण है वो आप समझोगे, क्योंकि वो एक काफ़ी स्टेबल शेप है। अब स्टेबल क्यों है इसका आंसर अभी आपको नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। चलो फिलहाल मान लो आया हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं NH4+, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाफ V+M 5 है, मोनोवैलेंट 4 है, कैटायन पे 1 चार्ज है, एनायन पे कोई भी नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 8 का आधा 4 का मतलब आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। यार आपको भी ऐसा होता है क्या? कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि जब आप D बना रहे होते हो तो वो B बन जाता है, और B बना रहे होते हो तो वो D बन जाता है। मेरे साथ तो ये बहुत है, शायद इसको कोई बीमारी भी बोलते हैं। मैंने एक बार गूगल पे कुछ पढ़ा था इसके बारे में, जब कोई लेटरली इन्वर्टेड इमेज इसको गलत बनाता है तो बच्चों इसे कुछ बीमारी बोलते हैं। बच्चों मैं भी, मुझे लग रहा है तारे ज़मीन पर वाले की तरह कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार मतलब मैं ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा यार, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं B और D हमेशा ऐसे उल्टा बनाता हूँ पता, और ख़ासकर हाइब्रिडाइजेशन में तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मैं हमेशा गलत बनाता हूँ, फिर इसको ठीक करता हूँ, है ना। और बहुत बार से लिखते वक्त, किसी का नाम लिखते वक्त तो B और D और B तो मैं उल्टा सीधा कर ही देता हूँ। होता होगा कुछ, क्या पता है नॉर्मल हो, क्या पता बहुत सारे कमेंट आए कि हम भी करते हैं, क्या पता बहुत सारे कमेंट आए कि नहीं सर आप भी के साथ प्रॉब्लम है, चेक कराओ। अभी हाल ही मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो डाली, उस वीडियो में मैंने वो साइंस एंड फन पर डाली थी, वो यूरिन के ऊपर थी कि कैसे यूरिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वहाँ पे जो मैंने अपना यूरिन इकट्ठा किया एक ग्लास में, और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो बच्चों ने बोला कि जो यूरिन है वो बहुत येलो कलर का है आपका। कभी आपने नोटिस नहीं किया कि जो कलर ऑफ यूरिन है वो हमारे दिन के पे ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही यूरिन मेरा येलो होता है। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट किया, मैं पढ़ रहा था कि सर को पीलिया हो गया है, सर को बहुत पानी पीना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत पानी पीता हूँ, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बट क्या होता है, वो मैंने एक्सपेरिमेंट अर्ली मॉर्निंग में किया था। अब अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादातर हमने रात को क्या खाया, या हमने पूरे रात पानी तो पिया नहीं, प्लस पूरे दिन में मैं कॉफ़ी कितनी पी रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि हमारा यूरिन का कलर क्या होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सुबह आपको बहुत येलो में आ रहा है और फिर रात को वो वाइट आ रहा है। ऑल्दो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर यूरिन का कलर येलो है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, बट वो अच्छी बात कब नहीं होती है, जब वो लंबे समय तक रह रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बट चलो वो तो एक फैक्ट मैं बता रहा था आपको, बट यहाँ पे ये वाली बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 4 आ गई, 4 का मतलब आ गई sp3। अब sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल शेप को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आप ये पहली बार बना रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। पहली बात तो ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। अब इस शेप को समझाने के लिए मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी फ़िलहाल जो भी अवेलेबल है, मैं ये आपको एक, ये मेरे पास एक कुछ यहाँ पे पड़ा होता है, इसकी मदद समझ लेते हैं। पहले वाला टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा होगा, सेंट्रल एटम। मान लो वो सेंट्रल एटम हमारे पास है नाइट्रोजन यहाँ पे। अब नाइट्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब 3 H 4 H है ना, उनमें से एक यहाँ और एक यहाँ पड़ा होगा, यानी एक यहाँ और एक यहाँ पड़ा हुआ है। आप समझो ये N है,
एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, तो ये तो हो गया एक प्लेन में। जो चौथा वाला एच है, ये चारों तो प्लेन में हो गए, एक एन और 3 एच तो प्लेन में हो गए। जो चौथा वाला एच है वो इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर यहाँ पड़ा होगा, यहाँ, तो एक काइंड ऑफ टेढ़ा पिरामिड सा बनेगा। ये एन है, ये एच एच एच, और जो चौथा एच है वो इसके ऊपर होगा, 3 डायमेंशन में होगा ये, यानी कि ये प्लेनर शेप नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल काइंड ऑफ शेप है। और एक एच जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो। अब इस शेप को अगेन थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा फील आएगा कि ये शेप एक्चुअली में 3 डायमेंशनल है, यानी कि पिरामिडल सी है, टेढ़ा सा। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो इस पूरे पे चार्ज पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली एन पे होता है, तो या तो आप सिर्फ एन पे ही बना सकते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये चार्ज किस पे है, तो आप इसके पास ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के बाहर फिर पॉजिटिव लगा दोगे, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। बट आप अभी पॉजिटिव वाली बात पर ना ध्यान देते हुए इस पर ध्यान दो कि इसकी शेप क्या बनी है। तो शेप आई है इसकी टेट्राहेड्रल, और वो शेप कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसी में अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, लाइक CH4, तो CH4 में भी हाई हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो हाफ V, चार कैटायन और एनायन पे कोई चार्ज नहीं, तो 8 का आधा हो गया 4, और 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये हमारे पास आ गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पे है टेट्राहेड्रल, तो बीच में आ जाएगा सेंट्रल एटम, ध्यान रहे। फिर इधर, इधर और इधर प्लेन में हमारे पास 4 H आ गए, और ऊपर एक H आ गया। अब आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप शेप को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहो तो वो कुछ ऐसे डिफाइन हो जाएगी, यानी कि टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास आंसर हो जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन 5 पे आ जाऊँ, तो शेप हमारे पास आ जाएगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बड़ी ही प्यारी शेप होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन ये किसकी शेप आएगी, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन 5 आएगी। अब हाइब्रिडाइजेशन 5 किसकी आएगी, आंसर है PCl5। अच्छा, ये आपको याद नहीं करना है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, वो तो मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ा के याद हो गया है कि हाँ भाई इसकी 5 होती है, इसकी 4, आपको याद नहीं करना है, समझ रहे हो। आपको तो बस निकालना है, और शेप आपको तो निकालना आता ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई हाफ, 5 कैटायन एनायन, उस हिसाब से बात करें तो 10/2 विच इज़ 5 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम लोग शेप निकालें तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कैसा है कि, तो पहले तो ट्रायगोनल यानी कि जो sp2 में हमने ट्रायगोनल बनाया था वैसे ही बनेगा, बस एक फ़र्क आ जाएगा। देखो ये हमारे पास P है, इधर एक Cl आएगा, इधर एक Cl आएगा, और इधर एक Cl आएगा। अब पहली बात तो एक ट्रायगोनल तो हमने बना ही दिया, बस इस बार थोड़ा सा हमने ट्रायगोनल ऐसे टेढ़ा करके बनाया। अब ट्रायगोनल तो हमने बना दिया, अब ट्रायगोनल में बाय पिरामिडल मतलब 2 Cl बचे, तो एक Cl ऊपर आ जाएगा और एक Cl नीचे आ जाएगा। समझे हो क्या रहा, देखो ये है फॉस्फोरस, इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl, तो ये तो एक प्लेन में हो गए। अब एक Cl इसके ऊपर है और एक Cl इसके नीचे है। अगर मैं इन दोनों को, इस Cl को भी डॉटेड लाइन से जोड़ दूं, जो कि मैं भी हटा दूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करते हैं किसी और कलर से जोड़ते हैं, अगर मैं इन Cl के भी बॉन्ड को जोड़ दूं, बॉन्ड मतलब कि बस एक शेप को डिफाइन कर दूं, तो आपको 2 पिरामिड नजर आएंगे, एक ऊपर एक नीचे। जैसे कि एक पिरामिड ये ऊपर का पिरामिड हो गया, और ऐसे एक पिरामिड ये नीचे का पिरामिड हो गया। लेकिन अगर हमें डॉटेड लाइन NCERT में अगर आप खोलेंगे तो आपको ऐसे डायग्राम मिलेगा, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे डॉटेड लाइन बना के नहीं आएंगे, या डॉटेड तो चलो बना भी देंगे, ये रेड वाली तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, डायग्राम बहुत कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। अगेन अगर आप बना देते हो तो कोई नंबर नहीं काट रहा, आप तो बल्कि और एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हो, बोलो आप तो और अच्छा और एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हो। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि डायग्राम समझ में ही नहीं आएगा अगर,
डायग्राम पल्ले ही नहीं पड़ेगा अगर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसका नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्यों है, क्योंकि एक तो ट्राइगोनल यानी ट्राइंगल नीचे बनता है और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे बनता है, तो शेप आ गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ऑल दो अगर आप ऐसे भी बना लोगे तो भी काम हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है जी। ऐसे अगर हम बात करें, एक आध एग्जाम्पल अगर मैं आपको और दे दूं, कौन सा नंबर हुआ है 7 के बाद 8, NF5। अब अगर मैं आपको NF5 बना के दूं, NF5 तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सॉरी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। AsF5 अगर बनाए आर्सेनिक तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी हाफ, आर्सेनिक के 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 कैटायन एनायन कुछ नहीं, 10 का आधा, 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलो सेम शेप, बीच में आ गया AS, इधर आ गया फ्लोरीन, इधर आ गया फ्लोरीन, इधर आ गया फ्लोरीन, तो ये तो आ गया हमारे पास ट्राइगोनल, ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन, बोलो कितने फ्लोरीन, तो 5 फ्लोरीन, तो शेप बन गई ट्राइगोनल, तो बीच में आ गया, ऊपर और ऊपर बाय पिरामिडल शेप हो गई, ठीक है जी। आखिरी पे चलते हैं बच्चों, विच इज अगर हाइब्रिडेशन आ जाए 6 का मतलब sp3d2, और जो शेप बनेगी वो शेप कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल कह लो, या फिर उसको हमने स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहा, ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं और स्क्वायर बाय पिरामिडल भी नाम दे सकते हैं। अब SF6 की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई हाफ, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, कैटायन एनायन पे कोई चार्ज नहीं है, 12 का आधा हो गया 6 का मतलब हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे अगर हम शेप बनाने की बात करें तो शेप क्या बनेगी भाई, शेप बनेगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब शायद आपको नाम से थोड़ा सा जज कर लिया आपने इसको कि एक बनेगा स्क्वायर और फिर होगा बाय पिरामिडल, बस फर्क क्या होगा, ये क्या है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसमें बीच में ट्राइंगल और फिर बाय पिरामिड बन रहा है, और एक बनेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, मतलब एक होगा स्क्वायर स्क्वायर बीच में और ऊपर नीचे पिरामिड। कैसे भाई, सल्फर सेंट्रल एटम है, रफ्ता रफ्ता देखो गम भाई की बारी दे दो मुझे लमसम। तो ये बन गया हमारे पास काइंड ऑफ स्क्वायर, तो बेस इसका जो होगा बेस वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इसका बेस जो है वो एक स्क्वायर हो गया। अब ये तो हो गया स्क्वायर, लेकिन बचा क्या बाय पिरामिडल, ये सल्फर है, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो स्क्वायर। अब इसकी ऐसे एक्चुअली, तो एक फ्लोरीन ऊपर आएगा एक फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, तो एक फ्लोरीन आ जाएगा ऊपर और एक फ्लोरीन आ जाएगा नीचे। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं, यानी कि अगेन लाल लाइनों से इसको जोड़ दूं, तो ये एक ऊपर पिरामिड बन जाएगा, देखो ऊपर एक पिरामिड बन गया और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। अगेन अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ऐसी शेप मिलेगी और ऊपर से देखने पे ऑक्टाहेड्रल शेप लगती है, इसलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल भी है। बट अगेन आप ये शेप में रेड वाली लाइन नहीं बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि देखो अभी तो क्या हो रहा है, मैं लाल रंग यूज़ कर रहा हूँ और वाइट रंग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जब पेपर में एक ही कलर से ये सब बनाएंगे तो वो डायग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आप ये रेड वाली लाइन्स नहीं भी बनाएंगे ना तो भी चल जाएगा हमारा काम। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत खतरनाक दुविधा में, बहुत ही खतरनाक एक प्रॉब्लम में डाल रहा हूँ, बहुत खतरनाक दुविधा है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम में कैसे डाल रहा हूँ आओ ज़रा समझें। अगर मैं आपको बोलूँ कि गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ, एक्चुअली क्या करते हैं,
चलो, गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ, पहला एक मॉलिक्यूल दे दिया मैंने आपको NH3 और दूसरा एक मॉलिक्यूल दे दिया मैंने आपको H2O। अब इनकी अगर मैं आपको शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकालने को दूं तो आप कैसे काम करोगे? चलो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, सबसे पहले आप क्या करो, मेरी सलाह मानो, आप वीडियो को यहाँ पॉज करो और सारा नोट कर लो। रीज़न भी क्योंकि आपको टेबल पता होनी चाहिए, सबके एक एक एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लो। मैं चलो साइड में हो जाता हूँ, आप ऐसा करो, एक एक करके इसको नोट कर लो। पहले ये नोट कर लो, ओके, फिर ये नोट कर लो, ओके, फिर ये नोट कर लो, ओके, फिर ये नोट कर लो, ओके, और फिर ये नोट कर लो, ओके, ठीक है। अब आपको मैंने दिए पूरे, कहाँ गया, 1-2 मिनट दे दूं, क्यों? रीज़न है यहाँ पे, आप एक देखो, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये जो अब मैं करने जा रहा हूँ, ये करना इतना ज़रूरी है, आप समझ भी नहीं सकते। जब तक आप इन दोनों क्वेश्चन को अब ट्राई नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जल्दी से 2 मिनट, 1.5 मिनट, मैं 2 मिनट का लगा रहा हूँ, 1.5 मिनट पे रोक दूंगा। जल्दी से मैं माइक भी ऑफ कर देता हूँ, आप आराम से ठंडे दिमाग से इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज़। हाँ भाई, आई होप जब आपने इनके ऊपर काम किया हो तो आप प्रॉब्लम को समझे हो। अगर आप अभी भी इसके ऊपर काम नहीं करा आपने, और आप मतलब आपको टाइम कम पड़ गया, तो आप वीडियो को पॉज करके कर लो। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम में ना आओ तब तक ये टॉपिक ही समझ नहीं आएगा। अगर आपको मैं सीधा करा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक यहाँ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी तब तक आप नहीं समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं NH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ, मान लो मैं NH3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ, ठीक है, मान लो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ NH3 के लिए, तो आपने जब निकाली होगी तो आई होगी 5 + 3, कैटायन आयन पे कोई चार्ज नहीं, यानी कि 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो शेप आनी चाहिए वो आनी चाहिए टेट्राहेड्रल। बट प्रॉब्लम क्या है कि टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए हमें तो 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं। अगर मुझे टेट्राहेड्रल शेप बनानी है, जो कि ये रही और ये रही, मुझे तो 4 बॉन्ड चाहिए। लेकिन NH3 में तो मेरे पास कितने बॉन्ड हैं? सिर्फ 3 ही बॉन्ड हैं। तो उस केस में अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। आपने 3 तो बना दिए, लेकिन चौथी जगह क्या बनाए? ऐसे ही अगर आपने H2O के लिए भी काम किया होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आई होगी ½ V
6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस m माइनस सी प्लस है विच इज़ अगेन 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और अगेन शेप इज टेट्राहेड्रल। तो O के साथ यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया। अब दो जगह और क्या बनाए? तो ये प्रॉब्लम सबसे पहली बात तो आपके सामने आई होगी। अगर आप यही प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे तो आप आगे नहीं समझ पाओगे कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी तो सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसे हाथ से ड्रॉ करें। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? एक्चुअली में इससे पहले हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट को और पढ़ना होगा विच इज़ नोन एज कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे इसके बीच में मैं एक स्लाइड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर। अब कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर क्या होता है? देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी आपको शेप्स दिए वो ऐसे ही दिए जिनमें आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम ना पड़े। जो शेप है उसके हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम ना पड़े। एक टीचर को तो पता है ना कौन सा एग्जाम्पल पहले देने। लेकिन ये जो बाद वाले एग्जाम्पल्स हैं, ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, इसको हमने बाद के लिए छोड़ा। क्यों छोड़ा आओ समझें। सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर क्या होता है? एक होता है लोन, एक होता है अलोन। अलोन मतलब अकेला, लोन मतलब अकेले। यानी कि जब दो समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are unbonded in an atom of a molecule। एक मॉलिक्यूल के एक एटम में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो PCl3 है। अब PCl3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि लोन पेयर ऑन P, अगर मैं आपसे पूछूं P पे कितने लोन पेयर हैं, तो P के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आंसर है 5। सही कह रहा हूं? P के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। 5 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए होंगे। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक लोन पेयर। एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे बात करें NH3 की, NH3 में अगर हम बात करें तो लोन पेयर इन N या ऑन N पे कितने लोन पेयर हैं? तो अगेन N के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, उसमें से 3 के साथ बॉन्ड बनाया जा चुका है, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक लोन पेयर। H2O की बात करें और अगर मैं आपसे पूछूं लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो आंसर है 6। ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। अब 6 में से 2 के साथ, 6 में से 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके, तो 4 बच गए। 4 का मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर्स। तो ऐसे सबसे पहली बात तो लोन पेयर्स आपको पता होने चाहिए। अब लोन पेयर्स का करना क्या है? तो यहां पे मैं एक नोट का पॉइंट लिख रहा हूं कि लोन पेयर्स also take part in hybridization and shape formation। यानी कि लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं और इनका भी शेप फॉर्म करने में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कहीं ना कहीं बॉन्ड कम पड़ रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके पास लोन पेयर होगा। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ वो क्या बना चुका है? बॉन्ड। 2 बच गए, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर भी एक बॉन्ड की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर का बॉन्ड कुछ इस प्रकार दिखाते हैं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसको सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई ये बॉन्ड, लेकिन ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो आपकी जैसे मर्जी आए।
ठीक है ना। मेरे को थोड़ा ऐसे वाला ज़्यादा कूल लगता है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसकी शेप अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये शेप इसकी आ जाएगी टेट्राहेड्रल। तो लोन पेयर भी एक बॉन्ड का काम करेंगे। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 के साथ बॉन्ड बन गया, 4 बच गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो भाई एक लोन पेयर शेप को यहाँ पे ले आएगा तो कहीं ना कहीं शेप जो है वो पूरी बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर लोन पेयर भी ना हो और तब भी शेप पूरी ना बने तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, फिर तो आपने कुछ गलती की है। या तो बॉन्ड्स आपको सफिशिएंट मिलेंगे या तो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स मिलेंगे, लेकिन शेप पूरी बनेगी, कहने का अल्टीमेटली मतलब ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सीखा कि अब आप सोचो हाइब्रिडाइजेशन हाफ क्यों नहीं आ सकती, 1 क्यों नहीं आ सकती, 1 कैसे आ जाएगी। 1 का मतलब है, 1 का मतलब फिर क्या है, किसके ऊपर कौन चढ़ा। जैसे 2 का मतलब है एक एस के ऊपर एक पी, लेकिन 1 का तो क्या मतलब ही नहीं। 1.5, 2, पौने 3 ये भी नहीं आ सकता क्योंकि आधा ऑर्बिटल कभी भी नहीं होता। तो अगर वो चढ़ेगा तो पूरा ही चढ़ेगा। तो विच बेसिकली मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हाइब्रिडाइजेशन हमारी फ्रैक्शन या इन सब में कहीं आ जाए। ओके, ठीक है जी। तो इतना हम आज पढ़ेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, वीबीटी पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे एंड फिर वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं। थैंक यू सो मच अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया। नोट्स बनाता रहें यहाँ से। थैंक यू सो मच।